हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दूरदर्शी। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दूरदर्शी। इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार। दूरदर्शी के बारे में पहले मैं बता दूं कि दूरदर्शी होता क्या है। ये दूर स्थित वस्तुओं को देखने में यूज़ किया जाता है। दूर स्थित वस्तु कौन से हैं? जैसे चंद्रमा हमसे दूर है, या कोई प्लेनेट है, कोई ग्रह है, या कोई तारा है। ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ये वस्तु का आकार बड़ा कर देता है। नहीं बच्चों, ये दूरदर्शी वस्तु का आकार बड़ा नहीं करता है, ये उसको पास में लेकर आता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक परावर्तक होता है, एक अपवर्तक होता है। आज हम परावर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी परिभाषा सिंपली ये है, दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को देखने में काम में लाया जाता है। और इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया था कि यह वस्तु का आकार बड़ा नहीं करता है, बल्कि वस्तु को पास में लाता है। ठीक है, वस्तु को पास में लाता है। तो देखिए बच्चों, पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि दूरदर्शी क्या है। दूरदर्शी बेसिकली, इसको टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेलीस्कोप, ये भी कहा जाता है इसको। ये दूर स्थित वस्तुओं को ये दूर स्थित वस्तुओं को दूर स्थित वस्तुओं को देखने में उपयोग किया जाता है। देखने में काम में लाया जाता है, लिख दो आप, काम में लाया जाता है। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि ये दूर स्थित वस्तु को देखने में काम में लाया जाएगा, साथ में ये वस्तु का आकार बड़ा नहीं करेगा, ये उसको पास में लाएगा। ये वस्तु का आकार बड़ा नहीं करेगा, आकार बड़ा नहीं करेगा, बल्कि पास में लाएगा। ठीक है, तो ये बात आप इसमें याद रखना, आकार बड़ा नहीं करेगा बल्कि पास में लाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्तक, एक हुआ अपवर्तक और दूसरा हुआ परावर्तक। ठीक है, समझ गए बात आप? एक अपवर्तक, एक दूसरा परावर्तक। जो दर्शन कोण होता है बच्चों, उसके बारे में आप समझ लो कि दर्शन कोण क्या होता है। बच्चों, ये हमारी आंख है। ठीक है, इसके सामने हम कोई वस्तु रखते हैं। ये वस्तु हमने इसके सामने रख दी। अब ये जो वस्तु है हमारी आंख पर जो कोण बनाएगी, ये वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाएगी उसको हम दर्शन कोण थीटा कहते हैं। ठीक है, और इस वस्तु का बच्चों प्रतिबिंब कहां बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब ये आ गया है यहां पर। ठीक है, अगर मैं दर्शन कोण का मान बढ़ा दूं, यानी कि अगर मैंने दर्शन कोण, जैसे अभी बच्चों ये था, अब मैंने दर्शन कोण बढ़ा दिया इतना, यानी कि ये अब थीटा कर दिया, तो आप देखो प्रतिबिंब भी क्या हो गया? प्रतिबिंब भी बड़ा बना। बना नहीं बना प्रतिबिंब बड़ा? तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि दर्शन कोण का मान बढ़ाने पर प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ जाता है। तो पहले इसकी परिभाषा लिख दो कि दर्शन कोण क्या होता है। वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। और इस दर्शन कोण में, दर्शन कोण कहलाता है। अगर आप दर्शन कोण का मान बढ़ाओगे, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, दर्शन कोण का मान बढ़ाने पर प्रतिबिंब का आकार भी क्या है, इसमें देखो बढ़ जा रहा है। यानी कि इसका मान बढ़ाने पर, इसका मान बढ़ाने पर प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है। प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि दूरदर्शी क्या काम करता है, वस्तुओं का आकार नहीं बढ़ाता, उसको पास में लेकर आता है। जैसे पास में लेकर आने का जैसे मतलब है, जैसे ये हमारी आंख आ गई। ठीक है, ये हमारी आंख है। अब यहां से कोई दूर वस्तु है, वो कोण बनाती है यहां से मान लो अल्फा, अल्फा कोण बनाया इसने। ठीक है, ये वस्तु है कोई हमारी, इसने कोण बना दिया अल्फा। अब मैं इस वस्तु को बच्चों पास लेके आऊं, तो सीधी सी बात है, अगर मैं वस्तु को यहां से पास लेकर आऊंगा तो कोण भी क्या होगा? कोण भी क्या होगा? देखो बढ़ जाएगा।
यहां से अगर मैं इस वस्तु को पास लेकर आया तो कोण भी बढ़ जाएगा। तो इसमें एक चीज आती है आवर्धन क्षमता। बेसिकली आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता को m से बोलते हैं और इसका मतलब होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, यानी कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। यह आवर्धन क्षमता का सूत्र है। लिख देता हूं इसको मैं। अब देखो, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कितना है? बीटा है। और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण कितना है? अल्फा है। तो इसको आप लिख सकते हो m बराबर बीटा बटे अल्फा। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता हो गई इसकी। एक बार फिर से समझ लो कि दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने में काम में लाया जाता है, जैसे प्लैनेट्स, उपग्रह, जैसे चंद्रमा वगैरह, सूरज वगैरह, इन सबको देखने में काम में लाया जाता है। ये वस्तुओं का आकार नहीं बढ़ाता है, ये वस्तु को पास में लेकर आता है। जब वस्तु दूर होगी तो कोण कितना होगा? कोण आपको दूर से देखना पड़ेगा, कोण छोटा होगा। जब वस्तु पास में आ जाएगी, जैसे मैं आपके इस समय पास में आ गया तो कोण बढ़ गया। जैसे बोर्ड के समझ लो, अभी मैं बोर्ड के दूर हूं तो कोण छोटा हो गया, यानी मुझे बोर्ड क्या दिख रहा है? बोर्ड छोटा दिखेगा, दूर दिखेगा। अब जैसे ही मैं पास में आ गया तो देखो बोर्ड मुझे बड़ा दिखने लगा। यानी कि दूरदर्शी का यही काम है कि वस्तु तो उतनी बड़ी है, वस्तु को पास में आने से वस्तु बड़ी दिखी है, ऐसा नहीं कि ये बोर्ड बड़ा हो गया है। तो इसमें यही कंसेप्ट है कि दूरदर्शी वस्तु को पास में लाता है, उनका आकार नहीं बढ़ाता है। आप ये कॉपी कर लो। अब जैसे इसमें दूरदर्शी को बनाने के लिए बच्चों दो लेंस उपयोग में लाए जाते हैं। एक होता है अभिदृश्यक लेंस और दूसरा होता है नेत्रिका। अभिदृश्यक लेंस का आकार बड़ा होता है, नेत्रिका का आकार छोटा होता है। इसका भी एक रीजन है। अभिदृश्यक लेंस का जब हम आकार बड़ा रखेंगे तो उससे क्या होगा? जो दूर स्थित वस्तु है, जैसे हमारा चंद्रमा वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, दूर स्थित वस्तु है तो उससे आने वाली जो किरणें हैं वो ज्यादा से ज्यादा पास कराएगा। कौन कराएगा? अभिदृश्यक लेंस। अगर आकार बड़ा करोगे आप, अगर आप उसका आकार छोटा करोगे तो कम किरणें पास कराएगा। लेकिन होगा क्या? हमारा किस में फायदा है? हमारा है जब ज्यादा किरणें पास हों, उससे एक हमारा फायदा ये होगा कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो ब्राइटर बनेगा, चमकीला बनेगा, यानी कि ठीक है। तो हम इसलिए अभिदृश्यक लेंस का जो आकार है वो बड़ा रखते हैं। अच्छा, जो नेत्रिका है उसका आकार अभिदृश्यक के मुकाबले छोटा रखा जाता है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, नेत्रिका का इसका जो आकार रहता है 2-3 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन नेत्रिका का जो आकार है अभिदृश्यक लेंस के कंपैरिजन में छोटा होता है। वैसे छोटा नहीं होता है। नेत्रिका का जो बच्चों आकार होता है वो लगभग क्या होता है, ऐसे लिया जाता है 20 सेंटीमीटर के आसपास। और दूरदर्शी का जो अभिदृश्यक लेंस है, दूरदर्शी में जो ये अभिदृश्यक लेंस हम यूज कर रहे हैं, इसका आकार 1 मीटर के आसपास हम लोग लेते हैं। अच्छा, अब जो किरणें आएंगी वो अनंत से आएंगी, क्योंकि हमारा जो वस्तु रखी है वो अनंत पे रखी है। जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो किरणें आपस में क्या आती हैं? समांतर आती हैं। अब जब किरणें समांतर आएंगी तो कहां से होकर गुजरेंगी? फोकस बिंदु से नहीं, ध्यान रखना, फोकस तल से होकर गुजरेंगी। जब किरणें जो यानी कि अनंत से हमारे पास जो किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती। अब ये फोकस तल से होकर गुजरेंगी। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। पहले ये है हमारा अभिदृश्यक लेंस, इसको हम एलओ बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस को। इसका साइज लगभग 1 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये कोई प्रकाशिक बिंदु है। ठीक है, ये प्रकाशिक बिंदु है, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसको हम एलओ से डिनोट करते हैं अभिदृश्यक लेंस को। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको? एलओ से। और इसकी जो फोकस दूरी है वो एफओ ली जाएगी, क्योंकि ओ इसका पहला वर्ड ले लिया जाता है। ये प्रकाशिक बिंदु हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी कोई मुख्य अक्ष है। ठीक है जी, ये है इसकी मुख्य, या यहां लिख देते हैं कि ये है इसकी कोई मुख्य अक्ष। ठीक है, वस्तु कहां रखी है हमारी? कोई वस्तु ए बी है,
कहां पर रखी है? अनंत पर। वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। अब इससे जो किरणें आएंगी अनंत से वो इसका मान लो ये कोई फोकस है, इसका ये कोई फोकस बिंदु है, ठीक है। अब अनंत से किरणें आपस में क्या आएंगी? समांतर आएंगी, ठीक है। ये किरणें आपस में क्या आती हैं? एक ये फिलहाल एक ये बना रहा हूं मैं, एक किरण ये आई, ठीक है, और दूसरी किरण इसके देखो ठीक समांतर आ रही है। इस किरण के ये मुख्य अक्ष नहीं, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ये किरण इस किरण के समांतर है आपस में। जब ये समांतर है तो ये फोकस तल से होकर गुजरेगी, ये फोकस तल है। तो इसका जो वस्तु ए बी है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन रहा है ए डैश बी डैश। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, वस्तु को आप कहां से देख रहे हो? वस्तु को आप देख रहे हो यहां बैठ के, अभिदृश्यक लेंस पे बैठ के, यानी कि आपने वस्तु देखी यहां से तो देखी आपने वस्तु। तो अभी मैंने आपको बताया है कि वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण क्या होता है? अल्फा। ये कोण कितना है आपका? अल्फा। अब हम एक दूसरा लेंस लेते हैं, उसको हम नेत्रिका लेंस कहेंगे। उसका आकार मैंने अभी आपको बताया है कि वो अगर सरल सूक्ष्मदर्शी होता तो आकार 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर होता, लेकिन इसमें वो आकार बड़ा होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आकार छोटा होता है। नेत्रिका लेंस, ठीक है, वो अभिदृश्यक लेंस था। इसको इंग्लिश में आई पीस बोलते हैं, तो इसलिए इसका पहला वर्ड ले लेते हैं LE। इसका क्या नाम दिया? LE। और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो होती है FE। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये यहां से ये जो नेत्रिका है, इसके लिए ये जो प्रतिबिंब बनाया है अभिदृश्यक ने, ये वस्तु का काम करेगा। ध्यान से समझ लेना आप। ये जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु का, पहली बात तो बताओ ये कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, तथा वस्तु से छोटा है। वास्तविक कैसा है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, हो गई ये चीज क्लियर? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा है, ठीक है। अब इसके लिए जो नेत्रिका है ये वस्तु का काम करेगी। कैसे? आपने एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा, देखो मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी में ये मान लो कोई हमारे पास लेंस है, ठीक है, ये कोई इसका प्रकाशिक बिंदु हमने ले लिया यहां, ये ठीक है। यहां पर कोई वस्तु हमने रख दी, ये वस्तु हमने रख दी, कोई भी वस्तु रख दी हमने, तो ये क्या काम करेगी? जो वस्तु से आने वाली किरणें होती हैं, एक किरण तो वो होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो वो कहां से होकर निकलेगी? जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है बच्चों, वो जाती है इसके फोकस से होकर, ऐसी जाएगी फोकस से होकर, ये फोकस हो गया, और एक किरण ये जाएगी, और जब बाद में हम इनको पीछे मिलाएंगे, ये पीछे को ले जाओ, ये पीछे को ले जाओ, ये हमने मिला दी, तो आप देखो प्रतिबिंब क्या बना बच्चों? बड़ा बना, नहीं बना? यानी कि इस चित्र को आप ध्यान से देखो, तो अब हमें जो इस अनंत परिस्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना है, इस सरल सूक्ष्मदर्शी यानी इस नेत्रिका की सहायता से हमें क्या करना है? इसका प्रतिबिंब बड़ा बनाना है, ठीक है, इस कंसेप्ट को लगा के। अब इसका जो फोकस है स्टूडेंट्स, ये फोकस है FE, ठीक है। अब जब ये वस्तु का काम कर रही है तो सेम इसी कंसेप्ट पे देखो, इसमें एक किरण तो मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के जब समांतर जाएगी तो ये कहां से होके गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। ये कहां से होकर जाएगी स्टूडेंट्स? फोकस से। ये ऐसे चली गई, ठीक है, ये गई यहां पे। एक रे इसकी ये जाएगी, अब वापस जब इनको पीछे मिलाओगे दोनों रेस को, देखो ये अगर मैं इसकी तरह पीछे मिला दूं, इसकी तरह अब मैं पीछे मिला रहा हूं, तो देखो इनका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है?
ये बन रहा है। इनका प्रतिबिंब बन गया, अब ये जो वस्तु के लिए काम करे इनका प्रतिबिंब ये बन गया, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा आभासी और बड़ा। ठीक है, बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं A डबल डैश B डबल डैश का। ठीक है, इसमें जो A डबल डैश B डबल डैश है वो क्या है, वो है आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब। हम करना ही ये चाह रहे थे कि पहले अभिदृश्यक ने इस वस्तु को पास में लाया, फिर हमने सरल सूक्ष्म नेत्रिका की सहायता से इसका आकार बड़ा करके देखा। तो A डबल डैश B डबल डैश का मतलब क्या है, आभासी, ठीक है, वर्चुअल हो गया यानी आभासी, सीधा तथा बड़ा, ये बना हमारे पास, आभासी, सीधा तथा बड़ा, ये प्रतिबिंब बन गया हमारे पास। ठीक है, फाइनल प्रतिबिंब। स्टूडेंट्स, अब हम A डबल डैश B डबल डैश को जो देख रहे हैं वो यहां से देख रहे हैं, ये हमारी आंख है, हम यहां से देख रहे हैं। तो आंख, अब ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये स्टूडेंट्स कहलाएगा बीटा। ठीक है, ये बीटा है। देखो, जब ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना है, अल्फा हुआ। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ। ये O थी, ये O डैश हमने मान लिया। ये यहां से अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, यहां से ये FO हो गई अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यहां से यहां तक, और नेत्रिका की फोकस दूरी ये है। अब ध्यान से समझना, ये जो फोकस बिंदु है, फोकस तल है जहां पर हमारा अभिदृश्यक से प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश पर। अब इस लेंस के लिए ये किसका काम कर रहा है, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है। जब ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है तो वस्तु की दूरी हम क्या लेते हैं, U से, और प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे लेते हैं, V से। तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक स्टूडेंट्स, ये दूरी क्या है, UE। समझ गए बात, आपको क्लियर समझ गए कि ये दूरी कितनी है, UE में आवर्धन क्षमता निकालनी है। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें साफ कर दे रहा हूं, आप चाहे तो उतार लो, इसको हेडिंग डाल देते हैं यहां पे, आवर्धन क्षमता। क्या सूत्र पढ़ा है हमने, M बराबर बीटा बटे अल्फा। ठीक है, कोण ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम इसको 10 बीटा कर लेते हैं और इसको 10 अल्फा कर लेते हैं। ठीक है, 10 बीटा, 10 बीटा के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हम ये एंगल ले ले, यहां से यहां तक का ले लेते हैं। देखो 10 बीटा लंब बटे आधार होता है, ये बीटा ये वाला एंगल है, तो लंब कितना है, A डैश B डैश, आधार कितना है, आधार है हमारे पास O डैश A डैश बटे 10 अल्फा में देख लो, 10 अल्फा, लंब कितना है हमारे पास, A डैश B डैश, आधार कितना है, O A डैश। ठीक है, A डैश B डैश है तो A डैश B डैश काट दो, O A डैश ऊपर आ जाएगा बटे O डैश A डैश, ये हो गया। O A डैश का मान कितना है, FO कितना है, FO अपॉन O डैश A डैश, O डैश A डैश। ठीक है, O डैश A डैश जो है वो देखो किरणें ऐसे आ रही हैं और हम यहां से उसको नोटिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब चीन परिपाटी के नियम से जब किरणें ऐसे आए और मैं ऐसे करके यानी वस्तु की तरफ जा रहा हूं, तो क्या होगा उस केस में, ये वाली वैल्यू काय में ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। समझ लेना, क्योंकि किरणें ऐसे आ रही है और मैं इसकी तरफ ऐसे जा रहा हूं, तो माइनस UE हो गया। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया M बराबर माइनस FO अपॉन UE। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया। इसको कॉपी कर लो आप, फिर मैं इसको साफ करता हूं, कर दे साफ। ठीक है, अब बच्चों इसमें दो केस हैं हमारे। जब हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब क्या है, A डबल डैश B डबल डैश, ये अनंत पर बने। पहला केस समझ लो, जब अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बने, अनंत पर बने। हमें यह भी पता है कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, कहां से होकर गुजरती हैं? फोकस तल से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जो ये यूई है इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? नेत्रिका के। यानी ये चीज हमारी यहां बननी चाहिए। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो यूई का मान कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? एफ ई। यानी जो ये अभी आपके प्रतिबिंब बना है अभिदृश्यक का, वो यहां पर बनना था, तब वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां? इस वस्तु का, मैं इसे वस्तु बोल रहा हूं, ध्यान रखना, नोट कर लेना, मैं इसे वस्तु बोल रहा हूं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो यू इज इक्वल टू एफ ई। तो आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा? माइनस एफ ओ अपॉन यू की जगह एफ ई रख दो, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी, जो दूरदर्शी की लंबाई होगी बच्चों, वो होगी L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। वो होगी L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, ये दूरदर्शी की लंबाई। अच्छा, अगर मैं एफ ओ का मान यानी ये फोकस दूरी बढ़ा दूं तो सीधी सी बात है क्या होगा? आवर्धन क्षमता m का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए इसमें अभिदृश्यक लेंस के जो एफ ओ है ये बड़ा लिया जाता है, जिससे कि आवर्धन क्षमता हमारी बढ़ जाए। आप ये उतार लो, उसके बाद हम अगला केस देखते हैं। इसमें उतार लिया? ठीक है, कर रहा हूं साफ में बच्चों। अब इसमें दूसरा केस है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी d पर बने, यानी कि ये जो प्रतिबिंब पहले हमने यहां बनाया, ठीक है, फिर अनंत पर बनाया, जब हमने ये चीज यहां पर ली, अब हम ले रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी d पर बने, तब क्या केस है? ये आपने उतार लिया होगा चित्र, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, साफ कर रहा हूं मैं। अब है हमारा इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी d पर बने। फॉर्मूला लेंस का ये है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र हो गया। u क्या है? वस्तु की दूरी। b क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी माइनस u आ गई चिन्ह परिपाटी के नियम से, क्योंकि हम वस्तु की तरफ हमें चलना होगा, उसकी तरफ हम देख रहे हैं, किरणें हमारे सामने से आ रही हैं। v स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी माइनस d हुआ, और f इजिकल टू ये फोकस दूरी हमारी f ही आ गई। ठीक है, इस फॉर्मूले में लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/माइनस d माइनस माइनस यू ई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये 1/f हुआ। एक काम करो, यहां से 1/u का 1/ue का मान निकाल लो, तो कितना आएगा? 1/ue इज इक्वल टू आ गया 1/f प्लस 1/d। ठीक है, FO से मल्टीप्लाई कर दो अंश और हर में, दोनों पक्षों में कह दो FO अपॉन UE इज इक्वल टू FO अपॉन FE प्लस FO अपॉन D। FO अपॉन FE कॉमन ले लो, यहां 1 बचेगा, प्लस FO अपॉन D बचेगा। ठीक है, सॉरी FE आ जाएगा यहां पर, क्योंकि ये चीज ऊपर चली जाएगी ना फिर। अब FO अपॉन UE इसका मान क्या होता है? अभी मैंने आपको कराया है FO अपॉन UE का मान आवर्धन क्षमता हो गई है m हो गई माइनस m, क्योंकि इधर माइनस था तो अब हमने इधर माइनस कर दिया। या एक काम कर लो, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, तो ये तो काम हो, ये आपका m का मान आ गया, और इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE ब्रेकेट 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता का हमारे पास सूत्र आ गया। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम m का मान धनात्मक लेंगे, m का मान धनात्मक ही हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, अब माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? फिर m का मान धनात्मक लेंगे न्यूमेरिकल में, और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब इसमें जो दूरदर्शी की लंबाई होगी, लंबाई भी लिख देता हूं मैं, FO प्लस UE, इसको आप नोट कर लो,
अब अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।